डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कक्षा 10 के केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। हम लोग केमिस्ट्री के जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत आने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी टॉपिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक जो है, एनसीईआरटी बुक में देखेंगे कुछ क्वेश्चन देता है। एनसीईआरटी बुक में बॉक्स बनाकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देता है। उन्हीं क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उनको जानना आवश्यक होता है, तो उसी से संबंधित हम लोग जानेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन दिया है एनसीईआरटी बुक में कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम को साफ क्यों किया जाता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम जो है एक प्रकार का धातु है, इसको जब जलाया जाता है तो जलाने से पहले इसको साफ कर लिया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है? तो इसका आंसर यही है कि जो भी धातु होते हैं जब वायु में रख देते हैं तो उसके धातु के सतह पर जंग जम जाता है, उस पर जंग लग जाता है, ठीक है। और जंग युक्त अगर मैग्नीशियम को जलाएंगे वायु के उपस्थिति में तो फिर वो ठीक प्रकार से अभिक्रिया नहीं करेगा और जल नहीं पाएगा। इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को पहले साफ कर लिया जाता है, तब जाकर जलाया जाता है, तो वो वायु में आसानी से जलने लगता है। और उसमें रिएक्शन किस प्रकार होता है ये भी हम लोग जानेंगे। देखिए ये मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम धातु है। इस मैग्नीशियम धातु को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है। O2 के उपस्थिति में जब जलाया जाता है तो ये आपस में अभिक्रिया करता है, बनाता है MgO। इसको कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह समीकरण सही है लेकिन संतुलित नहीं है, ठीक है। इसको संतुलित करने का हम विधि आप लोग बताए थे कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ता है। देखेंगे जो भी एरो होता है, एरो के जो भी बाएं साइड का जो भी पदार्थ होते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, ठीक है। यानी रासायनिक क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, तो ये अभिकारक हैं, ठीक है। और अभिक्रिया होने के उपरांत बनने वाले नए पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये प्रोडक्ट है, ये अभिकारक रिएक्टेंट है, ठीक है। तो अभिकारक में पाए जाने वाले जो भी पदार्थों तत्वों के परमाणु होते हैं उनकी संख्या उत्पाद के बनने वाले जो भी पदार्थों के परमाणुओं के तत्वों के परमाणुओं की संख्या होती है समान होनी चाहिए, ठीक है। यानी इनमें जो भी तत्वों के परमाणु होते हैं अभिकारक में जितनी है उतनी ही उत्पाद में होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे एक मैग्नीशियम है, एक मैग्नीशियम यहाँ पर भी है, सही है। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही है। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे अनुमान विधि का उपयोग करते हैं। अनुमान विधि एक होता है, यहाँ पे 2 कर देंगे तो देखिए 2 का गुणा Mg में भी होगा और ऑक्सीजन में भी होगा, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों में होगा। तो ये 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन। अब इधर देखिए 2 ऑक्सीजन तो है, ये सही है, लेकिन यहाँ मैग्नीशियम क्या है, एक ही है, तो इधर भी 2 कर देंगे, इधर 2 कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार यह समीकरण संतुलित हो गया। तो ये रहा पहले क्वेश्चन का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित कीजिए, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दिया है और उसको क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए इसमें कौन कौन से हैं, पहले लिख दे H2 + Cl2 एरो HCl। देखिए ये हाइड्रोजन गैस है, क्लोरीन गैस है, इन दोनों को आपस में अभिक्रिया कराए हैं, क्या बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है, ठीक है। ये समीकरण संतुलित नहीं है, इसी को संतुलित करना है। संतुलित करना समीकरण का बड़ा इजी काम है, ठीक है। आप लोग हमेशा क्लास में भी आप लोग हमेशा पूछते हैं कि संतुलित कैसे किया जाता है, तो बड़ा सिंपल काम है, ठीक है। अनुमान विधि से ही इसको संतुलित किया जाएगा। देखिए इधर अभिकारक में जो भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के जो भी परमाणुओं की संख्या है 2 है, यहाँ पर क्लोरीन की 2 है, लेकिन इधर देखिए एक हाइड्रोजन का उत्पाद में है और एक क्लोरीन का है। तो संतुलित करने के लिए अनुमान विधि का हम उपयोग करेंगे। इधर 2 से गुणा कर दें तो हो जाएगा। देखिए 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन हो जाएगा, इधर भी 2 क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो ये समीकरण संतुलित हो गया। अगला देखेंगे, अगला दिया है बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट दिया है। बेरियम क्लोराइड BaCl2 और एल्युमिनियम सल्फेट दिया है
Al2SO4 का होल थ्राइज, ठीक है, एरो, ये आपस में अभिक्रिया करके बनाएगा बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम क्लोराइड, BaSO4 प्लस बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ये रहा। देखिए ये रासायनिक अभिक्रिया है, ये संतुलित नहीं है, इसको संतुलित करना है। देख लीजिए इसमें, देखिए यहाँ पे एक बेरियम है, सही है, यहाँ पर भी एक है, सही है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन कितना है, 3 है, इनके परमाणु। यहाँ पे एल्युमिनियम का 2 है, वहाँ पे एल्युमिनियम का 1 है, यहाँ पे सल्फेट का 3 है और यहाँ पे सल्फेट का 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करें, तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है कि पहले हम लोग उसको संतुलित करें, इसको पहले हम लोग संतुलित करें क्लोरीन को करें और सल्फेट को करें, तो ये हो जाएगा। देखेंगे पहले सल्फेट और क्लोरीन इन दोनों को करें, बाकी सब संतुलित हो जाएगा। तो पहले हम लोग सल्फेट को ले लें, तो सल्फेट इधर 3 है, ठीक है, तो इधर भी 3 कर दिया जाए। अब देखिए बेरियम भी 3 हो गया, सल्फेट 3, अब जब 3 उधर हो गया तो इधर भी 3 कर दिया जाए बेरियम। अब बेरियम सल्फेट ये दोनों जो है संतुलित हो गए। अब कौन बचा, क्लोरीन और एल्युमिनियम, ये दोनों संतुलित नहीं है। तो ये 3 दूना 6 क्लोरीन हो गया और एल्युमिनियम 2 है, तो क्या किया जाए, यहाँ पे 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 2 कर देंगे तो 2 एल्युमिनियम हो गया और 2 3 6 क्लोरीन हो गया। तो इस प्रकार देखिए ये संतुलित हो गया। अभिक्रिया ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। तो संतुलित इस प्रकार किया जाता है। अगला उदाहरण देखेंगे, अगला दिया है अगला उदाहरण दिया है सोडियम को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए, ठीक है, सोडियम Na+H2O जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए, तो देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा NaOH प्लस H2 गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बनेगा और क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। देखिए इसको बैलेंस किया जाए, देखिए इधर एक सोडियम है, ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन है और इधर 3 हाइड्रोजन है, 2 वो और 1 ये, 3 हाइड्रोजन है परमाणु। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, 1 यहाँ पर है, यानी इसमें हाइड्रोजन को ही संतुलित करना है। तो क्या किया जाए, यहाँ पर 2 किया जाए, 2, जब यहाँ पे 2 करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि 2 सोडियम है, 2 सोडियम बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये 4 हो गया, यहाँ पे देखिए 4 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ पर 2 कर दिया जाए, 2 2 में 4 हो गया। अब ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित हो गया, ठीक है, ये समीकरण क्या हुआ, संतुलित। देखिए 2 सोडियम 2 सोडियम, 2 2 में 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, ठीक है, इसके अलावा 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, इस प्रकार ये संतुलित हो गया समीकरण। अगला उदाहरण इसमें देखेंगे, अगला दिया है नाइट्रिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपस में अभिक्रिया करेगा। देखिए कैसे अभिक्रिया करेगा, ये बनाएगा, ये आपस में अभिक्रिया कर लेगा, ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड आपस में अभिक्रिया कर लेगा, बनाएगा CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O, ये अभिक्रिया होगा। देखिए इसको कैसे संतुलित किया जाए, इसमें देखिए यहाँ पे नाइट्रेट NO3 1 है और यहाँ पे नाइट्रेट 2 है, क्योंकि 2 का गुणा नाइट्रेट से हुआ है, ठीक है, तो ये नाइट्रेट संतुलित नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, या और एक यहाँ पे यानी 3 हाइड्रोजन हो गया, उधर कितना है, 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले नाइट्रेट को ही संतुलित किया जाए, तो नाइट्रेट को संतुलित करने के लिए 2 कर दें, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ठीक, यहाँ पे 2 कर दिया जाए, तो 2 4 हो गया और 2 ऑक्सीजन है। अब ये संतुलित हो गया समीकरण, ठीक है, ये संतुलित हो गया संतुलित करना समीकरणों का बड़ा इजी काम है, ठीक है। अगला देखिए रिएक्शन क्या दिया है, अगला दिया है
NaOH प्लस H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है और ये क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक है, इन दोनों को कैसे रिएक्शन होगा, ये बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनेगा प्लस जल बनेगा, तो यहाँ देखिए यहाँ पर समीकरण संतुलित नहीं है, 2 सोडियम यहाँ पर, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पर है। सल्फेट एक है, सल्फेट एक, हाइड्रोजन 2 है, 3 है हाइड्रोजन, लेकिन वहाँ कितना है, 2 है। तो इसको संतुलित करने के लिए क्या किया जाए, पहले सोडियम को हम दें 2 कर दिया जाए। जब 2 कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे हाइड्रोजन, यानी ये 4 हाइड्रोजन हो गया, यानी 4 हो गया तो 2 कर दें यहाँ पर 2 कर दिए, अब सही हो गया, ये संतुलित हो गया समीकरण। ठीक है, तो संतुलित करना बड़ा इजी काम है। ठीक है, तो 2-3 इस पर एग्जाम्पल हम बता दिए, आप लोग घर पे से बैठकर प्रैक्टिस कीजिए और भी रिएक्शन ढूंढिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रिएक्शनों को संतुलित करना प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतने ही जल्दी फास्ट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसी पदार्थ X का विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। दिया है क्वेश्चन बुक में, NCERT बुक में, कोई पदार्थ है X, कोई X पदार्थ है और इसका विलयन बनाकर सफ़ेदी करने में उपयोग किया जाता है, तो वो पदार्थ कौन है, उसका नाम बताना है। वो पदार्थ कौन है, पहला क्वेश्चन दिया है पहले क्वेश्चन में कि वो पदार्थ कौन है X। ठीक है, तो वो पदार्थ जो है कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है वो पदार्थ। ठीक है, और दूसरा जो क्वेश्चन दे रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसमें दे रहा है कि इस X पदार्थ को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाए तो अभिक्रिया किस प्रकार होगा। ठीक है, पहला तो इसका आंसर निकल गया कि वो कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड ही मार्केट से जाते हैं जब दीपावली का त्यौहार आता है या घर को पुताई करना है, सफ़ेदी करना है। ठीक है, तो मार्केट से बड़े बड़े टुकड़े के रूप में चूना लाते हैं। ठीक है, जिससे कली चूना कहा जाता है, उसी को लाकर पानी में डाला जाता है, तो बाद में वो विलयन बन जाता है और उसी को दीवारों को पूता जाता है, जिससे घरों की सफ़ेदी की जाती है, दीवारों की सफ़ेदी की जाती है। तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है। इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, बिना बुझा हुआ चूना कहा जाता है। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, CaO कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है अगर जल से क्रिया कराया जाए इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस प्रकार रिएक्शन होगा। तो देखिए रिएक्शन इसका बता देते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो है CaO है, जल के साथ क्रिया होगा, तो जल के साथ जब क्रिया होता है देखिए बनाता है CaOH का होल ट्वाइस बनाएगा प्लस उष्मा। ठीक है, ये हुआ कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ क्रिया किया तो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बनाया। ठीक है, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी कहते हैं, या रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है प्लस उष्मा। देखेंगे कि जब वो कली वाला चूना लाते हैं, बर्तन में जिस डालते हैं उसमें पानी भी रहता है, तो आपस में अभिक्रिया होती है। अभिक्रिया होने के बाद बुझा हुआ चूना बनाता है, तो बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस होता है और बिना बुझा हुआ चूना CaO होता है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड होता है। ठीक है, तो जब पानी में डालते हैं तो धीरे धीरे वहाँ का जिस पात्र में रखते हैं वहाँ धीरे धीरे गर्म हो जाता है और उसमें से भाप निकलने लगता है, वाष्प निकलने लगता है। ठीक है, तो उष्मा निकलता है, हीट निकलता है। ठीक है, तो प्लस उष्मा लिखे हैं। देखेंगे यह रिएक्शन जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया कराया जाता है तो रासायनिक अभिक्रिया होने में उष्मा क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है। तो यह यहाँ पे उष्मा उत्सर्जित हो रहा है, इसलिए यह उष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अगला इसमें क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्या कह रहा है। अगला NCERT के अनुसार दिया है कि जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है, जल का H2O,
जब जल का विद्युत अपघटन कराया जाता है तो जल का विद्युत अपघटन कराने के उपरांत दो गैसें बनती हैं। उन दोनों गैसों में किस गैस की मात्रा अधिक बनती है और किस गैस की मात्रा कम बनती है, यह क्वेश्चन किया है। ठीक है, तो देखेंगे जब जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो दो गैसें बनती हैं। कौन कौन सा? एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दोनों गैसें बनती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें बनती हैं। और इन दोनों गैसों में अब किसका मात्रा सर्वाधिक होता है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस की मात्रा अधिक होता है किसके तुलना में? ऑक्सीजन के तुलना में। ठीक है, तो जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनता है, जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। ठीक है, तो ये रहा आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, क्वेश्चन समझिए। पहले क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कॉपर सल्फेट का विलयन दिया गया है। ये कॉपर सल्फेट का, मान लिया जाए ये कोई पात्र है और इसमें कॉपर सल्फेट है, CuSO4 है, कॉपर सल्फेट विलयन है, किसी पात्र में रखा गया है। कॉपर सल्फेट का जो रंग होता है नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। ठीक है, जब इसमें किसी लोहे का टुकड़ा डालते हैं, लोहा मान लो कोई डाल दिया जाए, लोहे का टुकड़ा इसमें डाल दिया जाए तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन का रंग जो नीला है वो बदल क्यों जाता है, चेंज क्यों हो जाता है, यही क्वेश्चन किया है। तो देखेंगे, ये बताए होंगे आप लोगों को कि जो कॉपर सल्फेट है CuSO4, कॉपर सल्फेट जो है जब आयरन के साथ क्रिया करता है, ठीक है, तो ये आयरन जो है कॉपर से अति सक्रिय धातु होता है। ठीक है, और ये कॉपर क्या करता है, सॉरी आयरन क्या करता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। यह आयरन कॉपर को क्या करता है? विस्थापित कर देता है, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर से ऊपर जो होता है आयरन होता है। अब प्रत्येक ऊपर वाले धातु अपने नीचे वाले धातु से अति सक्रिय होते हैं। ठीक है, इसीलिए उसके विलयन से क्या करते हैं? उसको विस्थापित कर देते हैं। तो ये आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा क्योंकि ये सक्रिय धातु है किसके तुलना में? कॉपर के, और बनाएगा FeSO4 प्लस Cu बनाएगा, कॉपर बनाएगा। इस प्रकार फेरस सल्फेट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? फेरस सल्फेट बनता है, और यह फेरस सल्फेट इसका रंग जो होता है हरा होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? नीला होता है। कैसा होता है? नीला होता है। तो ये हल्का हरा कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आयरन जो है सल्फेट के साथ क्रिया कर लेता है और आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है। यही कारण है कि कलर चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का बहुत से उदाहरण हम बताए थे, जिनमें से किसी भी एक उदाहरण को आप लोग बता सकते हैं। देखेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है इसमें AgNO3 प्लस NaCl। द्विविस्थापन अभिक्रिया में हम बताए होंगे कि जो भी दो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उन दोनों पदार्थों या दो अभिकारक होते हैं, दोनों अभिकारक एक दूसरे के आयनों का एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, पहले का दूसरे, दूसरे से पहले में जो भी आयन्स होते हैं एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे रिएक्शन होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का कैसे उदाहरण बताया जाएगा। इसमें देखिए जो ये सिल्वर है क्लोरीन से क्रिया कर लेगा, और ये जो नाइट्रेट है ये सोडियम से क्रिया कर लेगा, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पे ऋण आयन के रूप में है और यहाँ पे Ag जो है धनायन के रूप में है, और ऋण और धन जो है आपस में क्या होते हैं? अभिक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रेट ऋण आयन के रूप में है और सोडियम जो है क्या है? धनायन के रूप में है। तो ये बनाएगा AgCl बनाएगा, ठीक है, प्लस सोडियम नाइट्रेट बनाएगा NaNO3 बनाएगा। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या है? उदाहरण है। ठीक है, तो आगे देखेंगे क्वेश्चन जो दिया है। ठीक है, आगे दिया है कि ऑक्सीकरण तथा अपचयित पदार्थों का
पहचान कीजिए। कुछ क्वेश्चन दिया है इसमें करके और उसकी पहचान करना है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सोडियम दिया है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन आपस में क्रिया किया है, Na2O बनाया है, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिया जाए, 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 4 कर दिया जाए, ठीक है। एक और रिएक्शन दिया है, क्या दिया है, CuO प्लस सल्फर दिया है, ठीक है। यानी ये जो है क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ सल्फर क्रिया किया है तो क्या बनाएगा, सॉरी हाइड्रोजन है, सल्फर नहीं है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो ये आपस में अभिक्रिया करके बना रहा है कॉपर प्लस H2O, ठीक है। अब इसमें ये बताना है कि किसमें उपचयन क्रिया हो रहा है और किसमें अपचयन क्रिया हो रहा है। तो इसमें देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन इसके साथ क्रिया कर रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है इसका अब ये अपचयित पदार्थ है, ऑक्सीजन क्या है, अपचयित पदार्थ है, ठीक है। और सोडियम जो है उपचयित पदार्थ है, सोडियम क्या है, उपचयित पदार्थ है, ठीक है। क्योंकि सोडियम का यहाँ पे ऑक्सीकरण क्रिया हो रहा है, ठीक है। और ऑक्सीजन का क्या है, अपचयित पदार्थ है, ठीक है, अपचयन क्रिया हो रही है। यहाँ पर भी देखेंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर लिया, कॉपर अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे जो CuO है जिसे हम क्यूप्रिक ऑक्साइड कह रहे हैं, ठीक है, सॉरी क्यूप्रिक ऑक्साइड कह रहे हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन क्रिया हो रही है, ठीक है, यानी यह अपचयित पदार्थ है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का यह उपचयित पदार्थ के रूप में है, ठीक है। ये उपचयित पदार्थ है और ये Cu क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है उपचयित पदार्थ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिया है जिसको मैं बताया हूँ। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है कि एक रिएक्शन दिया है और इसकी पहचान करना है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हम बताए होंगे, विस्थापन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उसमें वियोजन अभिक्रिया, ये सब बहुत से प्रकार हम बताए हैं। उन्हीं में से पहचान करना है कि किस प्रकार का ये रिएक्शन है, ठीक है। तो दिया है Fe2O3 प्लस, ठीक है, यानी ये दिया है फेरिक ऑक्साइड दिया है और फेरिक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम का अभिक्रिया दर्शाया है, बनाया है क्या, Al2O3 प्लस आयरन, ठीक है। इसको बैलेंस कर लिया जाए, बैलेंस करने के लिए 2 कर दिया जाए, हाँ 2 एल्युमिनियम है ना, 2 कर दिया जाए, 2 एल्युमिनियम और 3 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे 2 कर दिया जाए। अब ये क्या होगा, बैलेंस हो गया, ठीक है। चलिए अब इसको देखा जाए ये किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए ये एल्युमिनियम जो है, एल्युमिनियम आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, एल्युमिनियम आयरन को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है और इसका स्थान ग्रहण करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब यह विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है अति सक्रिय है किसके तुलना में, आयरन के तुलना में, ठीक है। आयरन को विस्थापित कर दे रही है और एल्युमिनियम ऑक्साइड बना रही है और आयरन अलग हो जा रहा है, पृथक हो जा रहा है, ठीक है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, ठीक है। अगला इसमें देखेंगे क्वेश्चन जो दिया है कि लौह चूर्ण पर, हाँ लौह चूर्ण जो होता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान दिया है इसमें लगाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम बता ही देते हैं इसको कि जो लौह चूर्ण होता है यानी लोहा, लोहे के चूर्ण जो होता है उस पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, के साथ अभिक्रिया कराई जाए तो किस प्रकार का अभिक्रिया होगा। तो लौह चूर्ण का Fe हो जाएगा, लौह चूर्ण का जो होगा वो Fe होगा और HCl डाइल्यूट HCl होगा, ठीक है, डाइल्यूट HCl होगा, डाइल्यूट HCl है, तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये आपस में अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा कोई भी धातु हो, अगर धातु के साथ कोई अम्ल क्रिया कर रहा है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस बनने की मैक्सिमम चांसेस होती है, ठीक है। जो भी धातु होते हैं
अम्ल के साथ क्रिया करते हैं। HCl क्या है, एक प्रकार का अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ जब धातु क्रिया कोई भी करेगा, ठीक है, अम्ल के साथ, तो हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए ये आयरन जो है इसके साथ क्रिया कर लेगा, क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा, बनाएगा FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनाएगा, ठीक है। यानी ये क्या बनाएगा, फेरस क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, फेरस क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो इसको बैलेंस कर लिया जाए, 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया समीकरण, ठीक है। यानी फेरस क्लोराइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। तो ये रहा उसका रिएक्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे दिया है कि क्वेश्चन दिया है इसमें, बाकी सब इसमें रासायनिक अभिक्रिया के पहचान करने के लिए दिया है। तो ये तो आप लोगों को मैं बताया हूँ, जितने भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उन सभी प्रकारों को याद करेंगे, डिफिनीशन और उसकी पहचान होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया दे दिया जाए तो उसमें पहचान कर लें कि योगात्मक अभिक्रिया है, कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है, कि वियोजन अभिक्रिया है, कि अपघटन अभिक्रिया है, ठीक है, या योगात्मक हो, ठीक, इन सभी, या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो या ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो, ठीक है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी एक आधो एग्जाम्पल बता दें ताकि क्लियर हो जाए। देखेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अभी मैं एक उदाहरण चूना वाला जो बताया हूँ, ठीक है, आगे भी एक आधो बता दें। देखिए एक और उदाहरण है, पहले इसको लिख लिया जाए, CaO प्लस H2O, ये बनाएगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस ऊष्मा, ठीक है। इसके अलावा N2 प्लस H2, ये रिएक्शन होगा, बनाएगा NH3 बनाएगा, यहाँ पे 2 कर दिया जाए, यहाँ पे 3 कर दिया जाए, तो NH, ठीक। तो ये देखेंगे ये दोनों रिएक्शन जो है प्लस ऊष्मा, ये दोनों रिएक्शन जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है, बाहर की ओर इन्वायरमेंट में निकलता है, ठीक है। और इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके आसपास के वातावरण जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उसमें जब इस प्रकार के रिएक्शन मिल जाए, प्लस करके ऊष्मा लिखा हो, कहीं भी प्लस करके ऊष्मा लिखा हो, तो इससे पता चल जाता है कि यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक है। इसके अलावा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का भी देख लिया जाए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण एक आध दो देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखिए बेरियम हाइड्रॉक्साइड दिया है और अमोनियम क्लोराइड दिया है, बेरियम हाइड्रॉक्साइड BaOH का होल ट्वाइस प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl है। ये आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, तो बहुत से सिंपल है, बेरियम क्लोराइड बनाएंगे और अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बनाएंगे, BaCl2 प्लस NH4 का होल ट्वाइस, NH4 ही होल ट्वाइस, ठीक। ये रहा, देखिए माइनस कर दिया जाए ना, माइनस ऊष्मा, ठीक है। माइनस ऊष्मा है, देखेंगे बेरियम हाइड्रॉक्साइड है, ये नौसादर है, NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। ये आपस में अभिक्रिया किया, बेरियम क्लोराइड बना प्लस अमोनियम हाइड्रॉक्साइड बना, माइनस ऊष्मा, ठीक है। तो देखेंगे एक और उदाहरण बता देते हैं तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। PCl3 प्लस Cl2, ये बनाएगा PCl5 माइनस ऊष्मा। देखेंगे ये दोनों अभिक्रिया
ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया की पहचान बड़ा सिंपल है कि माइनस ऊष्मा करके दिया होगा, चाहे इधर दिया हो या अभिकारक की ओर दिया हो या उत्पाद की ओर दिया हो, माइनस ऊष्मा करके लिखा रहता है तो समझ जाएंगे ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आप लोग इससे पहले भी डिफिनीशन बताए होंगे कि ऊष्मा जो है इन्वायरमेंट से अवशोषित किया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए ऊष्मा जो है इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो माइनस ऊष्मा करके लिखा हो तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए बेरियम हाइड्रोक्साइड है, नौसादर के साथ क्रिया किया, BaCl2 बनाया, NH4OH बनाया, ठीक है। फिर ये फास्फोरस ट्राइक्लोराइड है प्लस क्लोरीन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया किया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बना है, माइनस ऊष्मा करके दिया है। तो ये दोनों ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया जहाँ भी होता है वहाँ का इन्वायरमेंट जो है ठंडा हो जाता है। अगर उसको टच किया जाए तो वहाँ का इन्वायरमेंट अनुभव होगा, बहुत ही ठंडा अनुभव होगा। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया में ठंडा अनुभव होता है जहाँ भी ये अभिक्रिया होती है, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में जहाँ भी होती है वहाँ का वातावरण गर्म अनुभव होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये चैप्टर समाप्त हो गया। आप लोग सभी इस चैप्टर के अंतर्गत आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं सबको बढ़िया से पढ़ लेंगे, सब याद होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।